स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, कश्मीर से दो बड़ी और दर्दनाक खबरें आ रही हैं। श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग हुई है। बिहार के रहने वाले शख्स की आतंकियों ने गोली मार दी है। अरविंद नाम का इस शख्स गोलगप्पे बेचता था। वहीं पुलवामा में मिस्त्री का काम करने वाले सगीर की भी हत्या कर दी गई। उधर पुंछ में चल रही मुठभेड़ में 2 और जवान शहीद हो गए हैं। इस मुठभेड़ में अब तक 9 जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर की है और दूसरी पुंछ में चल रही मुठभेड़ की है। जी हां, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली टारगेट किलिंग की और दूसरा आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अपने 2 जवान शहीद हो गए हैं पुंछ में। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। एक श्रीनगर की है जहां गोलगप्पा बेचने वाले को टारगेट बनाया गया है और उसे मार दिया गया है, और दूसरी पुंछ में 2 जवान और शहीद हो गए। वीडियो अब आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे थे जो कश्मीर में आतंकियों ने दर्दनाक तरीके से टारगेट किलिंग की थी। जी हां, 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आपकी स्क्रीन पर हैं। टारगेट किलिंग्स की 2 तस्वीरें हैं। एक बिहार निवासी जो गोलगप्पा बेचता था ईदगाह के पास, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी सगीर अहमद की जो मिस्त्री था, उसको भी मौत के घाट उतारा गया और 2 जवान शहीद हुए हैं। एक जेसीओ है उसमें। आतंकियों की टारगेट किलिंग क्या है, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर ये टारगेट किलिंग क्या होती है, कौन कौन व्यक्ति मारा गया। जी हां, बिहार और यूपी के रहने वाले 2 लोगों की हत्या की गई है। श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। आतंकियों ने बिहार के रेडी वाले को गोली मारकर मार डाला। बिहार के बांका का रहने वाला था मृतक अरविंद कुमार शाह। श्रीनगर में गोलगप्पे बेचता था यह मृतक। जी हां, गोलगप्पे बेचता था, ईदगाह के पास बेचता था। पुलवामा में यूपी के सगीर अहमद को भी गोली मारी गई है। पुलवामा में मिस्त्री का काम करता था सगीर। पुलवामा के ही काकापोर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला भी किया गया। कश्मीर में 2 अक्टूबर से अब तक 8 आम नागरिकों की हत्या की गई है। इस साल 27 आम लोगों को आतंकियों ने मारा है। इसी को हम बताते हैं टारगेट किलिंग की बात करते हैं। जी हां, पिछले 11 दिनों में क्या कुछ हुआ ये आपको बताते हैं। 3 बड़े हमले। 7 अक्टूबर स्कूल टीचर और प्रिंसिपल की हत्या की गई। श्रीनगर के स्कूल में घुसकर टीचर्स की हत्या की गई। एक सिख तो दूसरे कश्मीरी पंडित थे। 5 अक्टूबर मशहूर फार्मिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या की गई। श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में इस हत्या को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने मेडिकल स्टोर्स में घुसकर मारी गोली। 5 अक्टूबर को बिहार के रेडी वाले को गोली मारी गई। अवंतीपुरा के हवला इलाके में आतंकियों ने इस हत्या को अंजाम दिया। भेलपुरी और गोलगप्पे का ठेला लगाता था वीरेंद्र पासवान। बिहार के भागलपुर का रहने वाला था वीरेंद्र पासवान। थोड़ी देर बाद ही बांदीपोर के मोहम्मद शफी लोन की भी हत्या कर दी गई। सारी क्रोनोलॉजी आपको समझा रहे हैं कितनी हत्याएं हुई हैं। 8 दिन में 13 आतंकी ढेर किए गए हैं। 16 अक्टूबर की बात, पामपोर पुलवामा में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। 15 अक्टूबर की बात करें तो श्रीनगर के बेमिला में 1, पुलवामा में 1 आतंकी ढेर हुआ है। 13 अक्टूबर पुलवामा में 1 आतंकवादी कमांडर मारा गया। 12 अक्टूबर की बात करें तो शोपियान में 5 आतंकवादियों को मारा गया। 11 अक्टूबर की बात समझिए, अनंतनाग में 1 आतंकी ढेर हुआ है। 10 अक्टूबर अनंतनाग में 1 आतंकवादी को मार गिराया गया। 8 अक्टूबर की बात करें तो श्रीनगर में 1 आतंकवादी मारा गया है। जी हां, हमारे साथ हमारे संवाददाता 2 संवाददाता जुड़ेंगे। हमारे साथ अजय जांडियाल और आरिश बिलाल मौजूद हैं। जी हां, अजय जांडियाल जम्मू से और आरिश बिलाल संवाददाता श्रीनगर से जुड़ रहे हैं।
आरिश, एक के बाद एक टारगेट किलिंग, कोई जवाब? ठीक है, आरिश के पास हम चलेंगे, एक बार रुक कर लेते हैं अजय जांडियाल का, जो कि जम्मू से जुड़ रहे हैं। अजय, क्या रेड अलर्ट पर रखा गया है जम्मू को भी, जिस तरीके की टारगेट किलिंग्स हो रही हैं? इस तरीके से कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला है। जब टारगेट किलिंग शुरू हुई थी उसके बाद तो आज आतंकियों को मौका लगा और उन्होंने जो है मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाया है। आपको बता दूं कि ये दोनों ही नॉन लोकल हैं, दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं और जिस तरीके से इन्हें निशाना बनाया गया वो साफ दर्शाता है कि कितना कायरतापूर्ण हरकत जो है वो की गई है। इसके पीछे की वजह साफ है। जिस तरीके से आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में 11 जो सुरक्षा बलों ने 11 आतंकियों को मार गिराया है, उसके बाद बौखलाहट थी कि किसी भी तरीके से दहशत का माहौल को वापस जो है वो कर रहा है और इसीलिए ये जो ऑपरेशन है जो आतंकियों के खिलाफ चल रहा था उसे बाधित करने के लिए आतंकियों की तरफ से ये 2 हत्याएं की गई हैं। निर्मम हत्या है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें जम्मू कश्मीर में कराना चाहता है जिससे लोगों में दहशत का सिलसिला बना रहे और वही एक हरकत पाकिस्तान की तरफ से, आतंकी की तरफ से की गई है, मगर जल्द ही इसका भी जवाब दिया जाएगा, बख्शे नहीं जाएंगे, ये बड़ी साफ बात है। आपको बता दूं। ठीक है अजय, हम एक बार श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिश बिलाल है। आरिश, ईदगाह के पास गोलगप्पे बेचता था ये शख्स, इसको मौत के घाट उतारा गया है। क्या कुछ जानकारी फिलहाल अब तक पुलिस को मिली है? क्या कुछ तफ्तीश में मिला है? क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है इस टारगेट किलिंग की? देखिए, ये डाउनटाउन श्रीनगर में ऐसी दूसरी घटना है और 5 अक्टूबर को वीरेंद्र पासवान जो बिहार के थे वो भी गोलगप्पे बेचने वाले थे, उनको डाउनटाउन लाल बाजार में इसी तरह टारगेट बनाया गया था और उस दिन मखनलाल बिंद्रू और मोहम्मद शफी को 2 अलग एक ही दिन में इन तीनों की हत्या की गई थी। और उसके बाद जिस तरह टीचर्स को ईदगाह में मारा गया तो लगता था कि जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू किया है और पिछले 1 हफ्तों में, जैसा आपने आंकड़े बताए, पिछले 1 हफ्ते में 13 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं और उनमें कुछ ऐसे हैं जिनका सीधा सीधा सिविलियन किलिंग से वाबस्ता रहा, यानी उन्होंने ये सिविलियन किलिंग से। तो आज शाम तक हमें लग रहा था कि शायद एक रोक लगेगी ये टारगेट किलिंग्स को, लेकिन जून शाम हुई तो 7 बजे के करीब ये खबरें आई कि पहले गोलगप्पे वाले जो अरविंद कुमार शाह हैं, पहले उनको निशाना बनाया गया और फिर सगीर को निशाना बनाया गया पुलवामा में। तो कहीं ना कहीं ये दहशत फैलाने की जो कोशिश है ये लगातार जारी है पूरी कश्मीर घाटी में और इससे जो भय का माहौल था, हमें लग रहा था कि पिछले दिनों से जो काउंटर ऑपरेशंस हो रहे हैं तो शायद जो लोग हैं, जो डरे हुए लोग हैं, खासतौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को, शायद उनको थोड़ा सा दिलासा मिलेगा, थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन आज शाम जो दोबारा से किलिंग्स हुई तो खौफ का माहौल जो है वो दोबारा से पैदा हो गया है। आपसे भी लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सफर के अगले पड़ाव में बात करते हैं सिंघू बॉर्डर पर हुई बगदादी के गैंग जैसी क्रूर हत्या के मामले की। जी हां, सबसे पहले हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी हां, इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। सिंघू बॉर्डर में निहंग गिरफ्तार हुआ है, अमृतसर में निहंग का स्वागत हुआ है। इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए आप। एक तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या के आरोपी निहंग सिख की गिरफ्तारी की है, वहीं दूसरी तस्वीर में पंजाब के अमृतसर में निहंग सिख का स्वागत हो रहा है। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बोल रही हैं। सवाल खड़ा होता है कि पुलिस सिंघू बॉर्डर पर भी थी और पुलिस अमृतसर में भी थी। पुलिस दोनों जगह है और तस्वीरें भी दोनों जगह की है। सवाल फिर वही, पुलिस क्या कर रही थी, क्या किया अब तक पुलिस ने? ये सबके सामने है तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। स्वागत सम्मान उन लोगों का जिन्होंने एक निहत्थे आदमी को मौत के घाट बर्बरता से उतार दिया। दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। दिल्ली से सटी सिंघू बॉर्डर पर बर्बर हत्या को लेकर पुलिस क्या कर रही है, यह सवाल अब हर किसी के दिलो दिमाग में आ रहा है। सवाल पुलिस पर है कि पुलिस की कार्रवाई पर है। सवाल है कि आखिर पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक क्या किया है। हम यही बताएंगे आपको। जी हां, हम आपको बताएंगे कि सिंघू बॉर्डर पर बगदादी जैसी क्रूरता दिखाने वाले वो नर पिशाचों के खिलाफ
पुलिस ने अब तक क्या किया है। सिंघू बॉर्डर के कसाईयों को पुलिस की गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस ने कैसे कदम उठाए, ये भी हम आपको बता रहे हैं। अब आपको सीधे ग्राफिक्स स्टूडियो में ले चलते हैं। जी हां, कब क्या क्या हुआ। वारदात के 15 घंटे में आरोपी ने किया सरेंडर। जी हां, सिंघू कांड में कुंडली पुलिस के द्वारा क्या हुआ। घटना के तुरंत बाद डीजीपी सीआईडी चीफ की हुई। रोहतक आईजी संदीप सिरवार को जिम्मेदार ठहराया गया है। शुक्रवार 2:15 बजे दोपहर आईजी थाने पहुंचे, साथ में एसपी एसडी थे। आईजी ने निहंग जत्थेबाजियों, किसान आंदोलन के संगठनों से संपर्क किया। हत्या के जिम्मेदार लोगों को पेश किए जाने पर बातचीत शुरू की गई। घटनास्थल पर 4 पैरामिलिट्री कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल पर भेजा गया। 3.5 घंटे तक पुलिस निहंग सिखों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। शाम 5:45 बजे निहंग जत्थेबंदी आरोपी के सरेंडर कर दिया। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे थे कि आखिर क्या क्या हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर हत्या को लेकर अब तक 10 बड़े अपडेट क्या हैं, वो आपको बता देते हैं। सिंघू बॉर्डर पर अपडेट आपको बता रहे हैं। सिंघू बॉर्डर हत्या मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हां, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बॉर्डर खाली कराने की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है। आरोपी निहंग सरबजीत को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सरबजीत को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हत्या के आरोपी सरबजीत की रोज मेडिकल जांच भी होगी। पुलिस टीम पंजाब जाएगी और सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। कई और लोगों की जल्द हो सकती है बड़ी गिरफ्तारियां। सूत्र बता रहे हैं आरोपी लखबीर के परिवार ने हत्या की साजिश बताया है। जी हां, पीड़ित परिवार को 50 लाख की मदद करे पंजाब सरकार, यह डिमांड बसपा सुप्रीमो मायावती ने करी है। सुप्रीम कोर्ट समुदाय के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय आयोग से भी मुलाकात की है। ये 10 बड़े अपडेट हैं इस पूरे मामले पर। जी हां, सिंघू बॉर्डर पर इतना सब हो गया, लेकिन किसान आंदोलन के मुखिया राकेश टिकैत तो कुछ और ही बोल रहे हैं। टिकैत की माने तो ये सारा मामला ही अलग है। ऐसा क्या बोल रहे हैं टिकैत, आपको सुनवाते हैं। ठीक जांच कर दे तो साजिश आएगी इसमें सरकार की। आईबी इंटेलिजेंट सारी हमारे पुलिस फोर्स के लोग क्या कर रहे थे, बैरिकेटिंग के पास की घटना जी, तो वे क्या कर रहे थे, एक नहीं दिखा वहां पे। क्या इसका मतलब वे तमाशबीन थे वहां पे? हमारे बीच में भी अधिकारी वे लोग रहते हैं, सिविल ड्रेस में रहते हैं, परना घेर कर रहते हैं, तो वहां पे भी तो होंगे ना जी जी। तो जांच के घेरे में तो इसका मतलब उन्होंने करवाया गया है कर्मकांड। ये जी किसने करवाया? सरकार का है, और किसका पाएगा। 120 जो धाराएं बनी है वो इसीलिए तो कि दूसरे को भी उकसा दिया, उसे भी कर दिया, झगड़ा करवा दिया आपस का। पाएगा अगर जांच ठीक हो जाए तो इसका दूसरा कुछ न कुछ इसमें निकलेगा। अब इस पूरे मामले पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे 2 साथी ग्राउंड जीरो पर हैं। जी हां, सिंघू बॉर्डर की जानकारी हमको ऐश्वर्या जैन देंगे और साथ ही साथ राकेश टिकैत ने जो बात कही है उसको समझने के लिए हम जतिन गोस्वामी के पास चलेंगे। सीधे पहले ऐश्वर्या जैन का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, क्या सिक्योरिटी और बीफ अप करी गई है सिंघू बॉर्डर पर? जो किसान वहां बैठे हुए हैं अब वो क्या बात कर रहे हैं, क्या वो जायज ठहरा रहे हैं इस पूरी घटना को? पहला। दूसरा, पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले में? देखिए, लगातार आज हरियाणा सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कई आलाकमान अफसरों के साथ आज इस पूरे मसले में बैठक हुई और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस की 4 कंपनीज को और सिंघू बॉर्डर पर और कुंडली बॉर्डर पर रवाना कर दिया गया और इसके बाद से लगातार सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के जवान और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उस इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहां पर यह घटना घटित हुई थी। इसके अलावा आज प्रशासनिक कार्यवाही में हमने देखा कि सरबजीत सिंह ने जब अपने डिस्क्लोजर में साफ तौर पर 4 नाम और ऐड किए तो उसके बाद लगातार हरियाणा पुलिस का कहना है कि वो पंजाब पुलिस के संपर्क में और पंजाब जाकर भी अब उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। हालांकि आज सेशन कोर्ट के अंदर, माफ कीजिए, हरियाणा पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी थी सरबजीत सिंह की, लेकिन सिर्फ 7 दिन की कस्टडी मिली है और ये भी कहा गया है कि अभी तक जिस वेपन से, यानी जिस हथियार से इसका हाथ और
इसका पैर काटा गया, वो हथियार अभी तक बरामद नहीं हुए हैं और भी तमाम लोगों की इसमें गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर लगातार संयुक्त किसान मोर्चा का ये कहना है कि वो निहंगों के साथ नहीं है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है और सवाल साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर खड़े होते हैं जब बिल्कुल सवाल बिल्कुल खड़े होंगे अगर आप इतने दिन से बैठे हैं और घटना के साइट पर ही इतनी मर्मम हत्या की जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही। सीधे जतिन गोस्वामी का रुख कर लेते हैं। जतिन, राकेश टिकैत से आपने बातचीत करी, राकेश टिकैत कह रहे हैं इतनी फोर्स थी, पुलिस थी, घटना कैसे हो गई? कोई ये भी तो सवाल पूछेगा कि साहब इतने सारे किसान थे, ऐसी घटना कैसे हो गई? जतिन, देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि जो राकेश टिकैत हैं वो इस पूरे मामले पर किसान आंदोलन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो बातचीत सुनी जिसमें उन्होंने पूरी साजिश का इल्जाम, उस बयान में उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन इस तरह के कृत्य की इजाजत नहीं देता है। तो जाहिर है ये अब अगर राकेश टिकैत के पूरे बात को समझा जाए तो एनालिसिस करने पर यह साफ नजर आता है कि वो किसान आंदोलन को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये घटना किसान आंदोलन को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इस बात को राकेश टिकैत भी बखूबी समझते हैं। हालांकि उन्होंने सुबह ये हमसे बातचीत में कहा कि ये साजिश है और इसकी सही से जांच होगी तो वो साजिश के तार जो हैं कहां जुड़ेंगे वो निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इस बात को जिस तरह से वो पुरानी बातों को तथ्यों के साथ साबित करते रहे हैं, इस बात को साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर है फिलहाल बैकफुट पर ये किसान आंदोलन जरूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा और इसमें मुख्य रूप से क्योंकि नेतृत्व के रूप में हम राकेश टिकैत को देखते हैं तो वो इस पूरे किसान आंदोलन को इस मामले से अलग करते हुए डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जतिन और ऐश्वर्या जैन दोनों को हमसे जुड़ने के लिए। और हमने समझने की कोशिश करी कि सिंगू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक क्या हो रहा है। ब्रेक लेना है छोटा सा, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या हुआ। एक छोटा सा ब्रेक।